हेलो बच्चों, फाइनल अकाउंट सीरीज में हम लोग आज जानेंगे अपने प्रॉफिट्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा, आपके टीचर ने भी आपको डिस्कस किया होगा कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसको जज करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग चेक करते हैं। तो अगर प्रॉफिट्स के बारे में जानना है तो प्रॉफिट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो लेट्स डिस्कस कि हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी, ये तीनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है तीनों सब्जेक्ट्स में, तभी आप लोग इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस की फंक्शनिंग कैसे हो रही होती है, तो अगर उसके पास डिमांड आएगी, और डिमांड आप लोग डिस्कस कर ही चुके हैं अपनी इकोनॉमिक्स क्लासेस में, अगर वो डिमांड देख रहा है, फोरसी कर रहा है फ्यूचर डिमांड, तब वो उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए इनिशिएट होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स उन्हीं चीज़ को सप्लाई करने के लिए इनिशिएट होते हैं जिसकी डिमांड फ्यूचर डिमांड होने वाली होती है मार्केट के अंदर, ताकि वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जो प्रोड्यूसर होगा, जो फर्म्स होंगी, उन लोगों को काफ़ी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है। शुरुआत में उन लोगों को काफ़ी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है। अब मतलब बोल सकता हूँ कि अगर हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी देखें, अगर हम लोग देखें, इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए ये प्रोड्यूसर को अपनी सराउंडिंग्स में से ही काफ़ी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है। और वो हेल्प आप लोग पहले ही बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फर्म्स को, ताकि वो अपनी स्मूथ फंक्शनिंग कर सके या फिर बिजनेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन कर सके। अब इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को हेल्प करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, क्या क्या सर्विसेज चाहिए हो सकती हैं, वो देखते हैं। वो हो सकती है बच्चों बैंकिंग। बैंकिंग क्यों चाहिए होगी बताइए? अपने आप को फाइनेंसिंग करवाने के लिए और इंश्योरेंस फैसिलिटी कराने के लिए, दोनों एक ही साथ क्लब होती हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में आप लोगों का दोनों चीज़ आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये भी इसको प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को चाहिए होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक प्रोड्यूसर को बाकी और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक मैन पावर। मैन पावर भी उसको प्रोवाइड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर को अगर मैं लिख दूँ मैन पावर, मैन पावर दोनों आपके इंक्लूड करेंगी, मतलब वो फिजिकल लेबर भी होगा और मेंटल लेबर भी होगा, दोनों तरीके का लेबर उसको चाहिए होगा। बैंकिंग हमारी आ चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन वी हैव डिस्कस, कम्युनिकेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग शुरू करते हैं कि भाई अब कैसे हो रहा है। तो डिमांड कहाँ से आ रही है? डिमांड आ रही है जनरल पब्लिक से, जिसको बोलेंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने डिमांड किया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये इनिशिएट कुछ कर रहा है अपने आप को। इसका मतलब ये कौन है? रिस्क बेयरर है। और रिस्क बेयरर जो होता है वही प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है, याद रखिएगा। जो भी रिस्क को बेयर करेगा उसी का हक होगा कि वो प्रॉफिट को भी गेन करे। इसका मतलब ये कौन है? ही इज द बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर है। ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके आएगा और अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को शुरू करेगा। तो जब ये प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू कर रहा होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पर को आ जाता है कंजप्शन। ठीक है, ये एक साइकिल है। कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा कंजप्शन ये इनिशिएट होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का लूप बनाता है। मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है, और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है। और अगर ये कंटिन्यूस हो रहा है तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी किसी भी कंट्री की हो रही होती है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू हो चुकी है हमारी। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू होने के लिए इसने काफ़ी चीज़ों की हेल्प ली। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी जो शुरू करी है इसने, लास्ट में अल्टीमेटली हम लोग अपने अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो इसने कहीं ना कहीं सेल्स करने के लिए इसको किया है। और सेल्स करने के लिए हम लोग अपने ही अंदर से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को पड़ रही होगी। तो अगर सेल्स के लिए देखें, इसको सेल्स के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी? इसमें मैन पावर, यस। इसको हो सकता है कि फाइनेंसिंग या फिर इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ी हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली, कम्युनिकेशन बिल्कुल,
ये सारी चीज़ें होंगी। मैन पावर में देख सकते हैं कि हमारा मेंटल एंड फिजिकल लेबर दोनों तरीके का लेबर आएगा। बैंकिंग मतलब फाइनेंसिंग करवाने की भी ज़रूरत हो सकती है या फिर इंश्योरेंस फैसिलिटी ले सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा कैरियजेस को मंगाने मतलब गुड्स को इंपोर्ट कराना, एक्सपोर्ट कराना, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स दोनों तरीके का होगा। कम्युनिकेशन में हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड को सबसे पहले फोर्सी करने के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने सप्लायर्स, अपने लैंडर्स, अपने वेंडर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और साथ ही साथ एडवर्टाइज भी करा सकते हैं। ये भी हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है। और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सेल्स को ये हेल्प कर रही होती है। अल्टीमेटली तो हम लोगों को सेल्स करना है, तो इस सेल्स से इस प्रोड्यूसर के पास क्या आएगी, इनकम आएगी। इसके पास जो कंजप्शन करेंगे लोग, उससे उन लोगों को पैसा मिलेगा। और जब पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं अब हम लोग अपने प्रॉफिट्स को डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जैसे ही उसके पास सेल्स आई, अब यहाँ पर को मैं देख लेता हूँ कि इसके पास पैसा आ चुका है। अब प्रोड्यूसर के पास पैसा आ गया, ही इज़ वेरी हैप्पी। अगर मैं यहाँ पर को ऐसे दिखा दूँ तो भाई वो तो काफ़ी हैप्पी है, मेरे पास तो सेल्स का पैसा आ चुका है। लेकिन क्या बताइए, ये सेल्स का पैसा पूरा इसका है? नो, इसका नहीं है। इसने कहीं ना कहीं जो जो फैसिलिटीज़ ली थी, जिसकी हेल्प ली थी, जब तक ये उन लोगों को पे ऑफ नहीं करेगा तब तक ये बोल नहीं सकता कि मेरा डिस्पोजेबल प्रॉफिट है। ऑल्दो इसने रिस्क को बेयर किया था, लेकिन रिस्क बेयर करने के लिए इसने काफ़ी चीज़ों की हेल्प ली थी। पहले उन हेल्प्स को वो पे ऑफ करेगा। तो हेल्प्स को पे ऑफ करने के लिए जब हम बात करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन लोगों को फैक्टर इनकम से वो प्रोवाइड करेगा। लाइक अब हम लोग देखते हैं कि अपने जो आपने एक्सपेंसेस पढ़े थे वो याद करिए। वो वेजेस देगा, वो सैलरीज देगा, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरियजेस देगा, टैक्सेशन देगा, टैक्स देगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय हो गई हमारी, इनकम टैक्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो टैक्सेस के बारे में आएंगी। कम्युनिकेशन जो उसने सर्विसेज यूज़ करी थी, एडवर्टाइजिंग और ये सब को पे ऑफ करेगा। बैंकिंग में जब उसने लोन लिया था, हो सकता है कि लोन लिया हो, उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा, एज वेल एज द इंटरेस्ट को उसको पे करेगा, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भरेगा। ये सारी चीज़ें जब तक वो पे ऑफ नहीं कर देता तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि ये इसका डिस्पोजेबल प्रॉफिट है। डिस्पोजेबल प्रॉफिट का नाम होता है बच्चों नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको पता है ना, कैपिटल में जाके ये एड अप हो जाएगा। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर की एक्चुअल कमाई नेट प्रॉफिट होती है। तो वो जब तक ये नहीं बोलेगा पे ऑफ करने के बाद, तो उसके पास नेट प्रॉफिट हम लोग बोल नहीं सकते। तो अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये इसके नहीं है, ये कहीं ना कहीं जब तक उसको पे ऑफ नहीं करेगा। तो पे ऑफ करने के लिए हम लोग देखते हैं सेल से सबसे पहले हम लोग कहाँ जनरेट होते हैं बच्चों, हम लोग आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पर। ग्रॉस मतलब टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोड्यूसर। ये हैप्पी है अभी, लेकिन इसमें से काफ़ी चीज़ें रिफाइन होके वहाँ जाएंगी, तभी वो नेट प्रॉफिट बनेगा। और वो क्या क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पर को ग्रॉस प्रॉफिट में क्या चीज़ हो चुकी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हट चुके हैं। इसके बाद हमारे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट भी हो गया, एज वेल एज ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग भी आएंगे। उन सबको डिस्कस करने के बाद हमारे पास आएगा एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से भी जब हम कुछ चीज़ों को रिफाइन कर देंगे, तब हम अपने डिस्पोजेबल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे, जो इसको बोलेंगे कि भाई ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, फर्म का अर्न किया हुआ एक्चुअल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट के क्या फॉर्मूले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्या फॉर्मूले हैं और नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग को अपनी फॉर्मूले के बेसिस पर ही स्टडी करनी है। लेकिन अगर इस समझ में आया है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अब आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों है, नेट प्रॉफिट क्यों है, ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट वो टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोड्यूसर, जो भी उसने टोटल अर्न किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कि जब उसको ऑपरेशंस करने से जो प्रॉफिट अर्न हुआ। तो ऑपरेशंस में हम लोग कुछ कुछ एक्सपेंसेस जब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तब नेट प्रॉफिट की तरफ पहुंचेंगे। तो अगर मैं देखूं कि ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं कुछ चीज़ों को माइनस करूंगा तब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचूंगा, यहाँ से भी कोई चीज़ माइनस करूंगा तब मैं अपने नेट प्रॉफिट तक पहुंचूंगा, जो इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं फॉर्मूलेस की तरफ। हाँ तो बच्चों, ये है हमारे कुछ फॉर्मूलेज जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मेन प्रॉफिट था बिजनेस का उसने अर्न किया, और इस प्रॉफिट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और इसके फॉर्मूलेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम फॉर्मूला देखें, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि नेट सेल्स में से हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर माइनस कर दें
तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना लेता है। और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं इसी का फॉर्मूला देखिए, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हम जोड़ दें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला है, जब हम नेट सेल्स से इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो नेट सेल्स माइनस COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर नेट सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट अगर क्लब कर दूं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाती है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, अगर हम लोग देखें नेट प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से तो इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा, तो नेट प्रॉफिट में अगर मैं प्लस कर दूं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और माइनस कर दूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला देखने जाऊं तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। या फिर नेट प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला हो सकता है जो हम लोग उसके फॉर्मेट के थ्रू अगर हम देखने जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट में जैसे ही मैं अपनी ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करूंगा उसके ऊपर अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करूंगा, फिर मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब माइनस करूंगा तो मुझे नेट प्रॉफिट गेन हो जाएगा, वो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। तो बच्चों ये फॉर्मूलेस को आप अपने नोट्स में इंक्लूड करिए, और जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें कैलकुलेशन पार्ट की तरफ जाएंगे जहां हम ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट और अदर प्रॉफिट्स को निकालने के बारे में देखेंगे। सो अंटिल देन, स्टडीज।